Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher, and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Student, in our previous class we have already discussed VBT, valence bond theory, and today we will discuss a new topic that will be hybridization. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले इसको समझने के लिए ये एक्चुअल में VBT के बाद हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्यों आया ये हम लोगों को समझना है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आज की क्लास में हम लोगों को कवर करना है। चलिए, अगर हमें ये कवर करना है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक VBT का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक एग्जांपल देता हूँ। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। वहाँ पर हमने ये सीखा था कि एक s ऑर्बिटल जब s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जब s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है तो भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, जब एक pz आपस में ओवरलैप होते हैं तो भी सिग्मा बनता है। ठीक है, px py अगर आपस में ओवरलैप होंगे तो वहाँ पाई बॉन्ड बनेगा। हम लोगों ने वहाँ पर ये सीखा था। मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने कवर किया था कि ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होके बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन वहाँ एक एक्सेप्शनल बना जिसको रिमूव करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया। क्या था वो एक्सेप्शन? तो चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले तो एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज करते हैं हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया CH4। CH4 क्या होता है? तो हम लोगों को पता है मीथेन। हमने देखा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2 बनेगी। यानी आउटर मोस्ट वाले, हम लोगों ने अभी VBT में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस किया था कि आउटर मोस्ट वाली शेल जो होती है वो क्या करती है, वो ही उनके ही ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। अब हुआ क्या कि अगर हम इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन को जुड़ना है तो 4 हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? कितने हाइड्रोजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2। कितने अनपेयर्ड, यानी ऑर्बिटल्स कितने खाली होने चाहिए? अनपेयर्ड वाले कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए, और हमारे पास कितने हैं? 2। तो ये तो हुई इसकी ग्राउंड स्टेट। और हमने पढ़ा था कि एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा देगा यहाँ पर, और इन शॉर्ट इसके पास 4 ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो जाएंगे। और हमें पता है कि हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। तो 4 हाइड्रोजन हैं तो चारों हाइड्रोजन के पास कुछ इस तरीके का सिस्टम होगा। 4 हाइड्रोजन के पास 4s ऑर्बिटल होंगे अपने अपने, 1s सबके पास 1s होगा, और सबके पास 1s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको मैंने रिवर्स डायरेक्शन में दिखाया है। अब हमने पढ़ा था कि वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। तो एक बॉन्ड कैसे बना होगा? जब एक 2s और ये 1s, यानी कार्बन का 2s और हाइड्रोजन का 1s आपस में ओवरलैप हुआ होगा, एक बॉन्ड तो तब बना होगा। सपोज करते हैं ये वाला। उसके बाद एक हाइड्रोजन के पास तो ऐसी है, लेकिन क्या हुआ होगा, कार्बन का जब P आपस में ओवरलैप हुआ होगा तो ये क्या होगा, ये S और S के बीच में बनने वाला बॉन्ड है, ये S और P के बीच में बनने वाला, ये हाइड्रोजन का S और कार्बन का P इन्वॉल्व हुआ है, कार्बन का P ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है और हाइड्रोजन का S इन्वॉल्व हुआ है। इस वाले ऑर्बिटल में देखें तो क्या होगा, फिर यही सिचुएशन है कि हम कहें कि ये वाला तो कार्बन का तो P इन्वॉल्व हुआ है और हाइड्रोजन का S इन्वॉल्व हुआ है, यानी sp बॉन्ड है, S और P के बीच में ओवरलैपिंग, यहाँ भी S और P के बीच में ओवरलैपिंग, यहाँ SS के बीच में ओवरलैपिंग, और ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा, S और P के बीच में, ये P है तो S और P के बीच में ओवरलैपिंग होके बॉन्ड बना। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में समझा था। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि हमें पता है कि S ऑर्बिटल की शेप राउंड होती है, यानी स्फेरिकल होती है, P ऑर्बिटल्स की शेप डंबल शेप की होती है। जब शेप्स अलग हैं तो एनर्जी भी अलग है। और हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तभी तो पहले 1s बढ़ता है, तभी तो पहले S बढ़ता है, उसके बाद P बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि S की एनर्जी स्लाइटली कम होती है, किससे? P से। जब कम एनर्जी है तभी तो पहले ऑर्बिटल भरेगा, उसके बाद P को बाद में क्यों भरते हैं? क्योंकि P की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये S था, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी थी, S आपस में ओवरलैप हुए और बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो गया, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बताया गया कि एक S और एक P आपस में ओवरलैप हो गए। अरे कैसे हो जाएंगे? आप खुद देखिए, S की क्या होगी, एनर्जी कम होगी, P है तो P की एनर्जी ज़्यादा होगी, ये S है और ये क्या है, P है, तो P की एनर्जी ज़्यादा होगी, और एनर्जी भी अलग अलग होगी, और डिसिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में कैसे ओवरलैप करेंगे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि S की शेप स्पेरिकल है,
पी की शेप डंबल की है, दो डिफरेंट, पहले तो हमने यहां देखा कि दो डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, जो कि वीबीटी में बताया कि कर लेते हैं। अब शेप पर बात करें तो हमने देखा एस की शेप स्फेरिकल है, पी की शेप डंबल की है, और डंबल और स्फेरिकल शेप में डिफरेंस है। दो डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल्स आपस में कैसे ओवरलैप करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चंस को यानी इन दो लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो इस कंसेप्ट में सिंपल बताया गया कि एक्चुअल में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होना है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए, इनकी एनर्जी, इनकी शेप और एनर्जी सिमिलर होगी तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यानी ये वीबीटी की, ये हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी की एक्सपेक्टेशन या हम कहें कि लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए ये कंसेप्ट आया। और हाइब्रिडाइजेशन में बताया कि दो ऑर्बिटल तभी आपस में ओवरलैप होंगे जब उनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनकी शेप भी सेम होगी, ठीक है। और एनर्जी और शेप को सिमिलर करने के लिए जो कंसेप्ट हमारे पास आया वो था हाइब्रिडाइजेशन। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया, कि वीबीटी की लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन आया, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये देखा गया कि दो डिसिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसिमिलर है, एक की एस है एक पी ऑर्बिटल है, तो एनर्जी एस की कम होती है पी की ज़्यादा होती है, तो कैसे ओवरलैप कर रहे हैं। दूसरा, दो डिसिमिलर शेप वाले भी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, जो कि ये भी कंसेप्ट गलत हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन ने इस बात को कवर करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया, हाइब्रिडाइजेशन। तो होप आपको हाइब्रिडाइजेशन अब क्लियर हुआ होगा कि हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्टेंस में क्यों आया। तो हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया ताकि ये बताने के लिए कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और सिमिलर एनर्जी के साथ उनकी शेप भी सिमिलर होगी, तब बॉन्ड बनेगा, ना कि डिसिमिलर एनर्जी वाले और डिसिमिलर शेप वाले आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकते हैं। तो अब हम कवर करते हैं सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या कहती है पहले ये देखते हैं। द इंटरमिक्सिंग of dissimilar orbitals, the intermixing of dissimilar orbitals of same, the intermixing of dissimilar orbitals of the same atom, but having slightly different energies to form same number of new orbitals of equal energies and identical shape ये थी हमारी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। क्या कहती है हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन? द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिसिमिलर ऑर्बिटल्स, दो डिसिमिलर ऑर्बिटल्स का आपस में इंटरमिक्स होना। जैसे अभी हमने देखा एक एस और एक पी, एस और पी दो डिसिमिलर ऑर्बिटल्स हैं। एस क्या है? एस की शेप कैसी है? स्फेरिकल। पी की शेप कैसी है? डंबल। तो ये कैसे हैं? डिसिमिलर ऑर्बिटल। दो डिसिमिलर ऑर्बिटल का आपस में ओवरलैप होना, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम। और वो किसके ऑर्बिटल्स थे? अभी हमने देखा था कार्बन की तो एटम थे, अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 1s2 2s2 2p2, ठीक है। और हमने देखा कि 2s ये था, 2p ये था, 4 अनपेयर्ड हाइड्रोजन को आना था तो 4 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए थे। तो क्या हुआ था? एक्साइटेड स्टेट में गया और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जंप कराकर 4 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गए थे, और 4 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गए थे। और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा था हर बार? 1s, यहाँ भी 1s, यहाँ भी 1s, यहाँ भी 1s और यहाँ भी 1s, ये हो रहा था। अब 1s ये है s, ये भी s, s आपस में ओवरलैप हुए, सिमिलर शेप वाले हुए, तो सही है। लेकिन s और p, वीबीटी में बताया गया s और p भी आपस में ओवरलैप होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ने कहा कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिसिमिलर ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम, सेम एटम का मतलब सेम एटम का आपस में, देखो s की
एस की शेप स्पेरिकल है, पी की शेप डंबल है, ये एक्स एक्सिस वाला डंबल है, ये वाई एक्सिस वाला डंबल है, ये जेड एक्सिस वाला डंबल है, तो सबकी शेप अलग अलग है। उसने कहा कि पहले इन सबको क्या करो, आपस में डिसिमिलर ऑर्बिटल वाले, डिसिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को आपस में इंटरमिक्स कर दो, मिक्स कर दो। द इंटरमिक्सिंग ऑफ सेम एटम के ऑर्बिटल्स को आपस में इंटरमिक्स करो, बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंस इन एनर्जी। क्या होना चाहिए, वो होना क्या चाहिए, उनमें एनर्जी का डिफरेंस स्लाइटली होना चाहिए। आप देखिए भाई ऑर्बिटल कौन सा है, ये 2s है और ये 2p है, यानी न्यूक्लियस फर्स्ट शेल सेकंड शेल, शेल तो सेकंड ही है, तो एनर्जी तो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, लेकिन s की थोड़ी सी कम होगी और p की थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो ऑलमोस्ट डिसिमिलर एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2p को 5p के साथ ओवरलैप कर रहे हो तो इनकी तो एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, उन्होंने कहा द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिसिमिलर ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम, ये कार्बन के एटम है, कार्बन एटम के डिसिमिलर ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कीजिए, बट स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, जिनके अंदर थोड़ा बहुत एनर्जी का डिफरेंस हो। s और p में, 2s और 2p में थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस होता है, टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे डिसिमिलर एनर्जी वाले, तो क्या होगा, नए ऑर्बिटल बनेंगे सिमिलर एनर्जी वाले, नए ऑर्बिटल। जैसे ये s आपस में ओवरलैप हो तो s की शेप क्या है, स्पेरिकल। p की, अगर ये 4 ऑर्बिटल में ओवरलैप इंटरमिक्स करा रहा हूँ, इंटरमिक्स मींस आपस में मिक्स कर रहा हूँ, तो ये क्या है, px। मैं सपोज करो ये px है ऑर्बिटल, ये वाला कौन सा है, py, तो मैंने कहा ये py ऑर्बिटल है, और मैंने कहा ये वाला कौन सा है, ये pz ऑर्बिटल है। तो हमने इन चारों ऑर्बिटल को क्या करा दिया, इंटरमिक्स करा दिया। इंटरमिक्स मींस आपस में मिक्स कर दिया। तो जब ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं डिसिमिलर और डिसिमिलर शेप वाले, डिसिमिलर एनर्जी और डिसिमिलर शेप वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्स होने के बाद इन सब की एनर्जी सेम हो जाती है। इंटरमिक्स होने के बाद इन सब की एनर्जी सेम हो जाती है, और एनर्जी सेम होने के बाद इनकी शेप भी सिमिलर हो जाती है। और कैसी, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उस ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद, इंटरमिक्सिंग के बाद जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये 4 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए, एक s का, एक px, एक py और एक pz, और ये है s, 2s, 2p है ना। ये 4 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए और 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 4 नए ऑर्बिटल फॉर्म होंगे सेम सिमिलर शेप वाले और सिमिलर एनर्जी होगी। अब इनकी शेप भी सिमिलर है और इनकी एनर्जी भी सिमिलर है, यानी ये डिसिमिलर ऑर्बिटल वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए और ओवरलैप होने के बाद सिमिलर शेप वाले बन गए। यानी अब s और p कुछ नहीं है, अब ये सारे सिमिलर शेप है और इनकी एनर्जी भी इस समय सिमिलर है। और इन ऑर्बिटल को क्या बोला जाएगा, एक s और 3 p के इन्वॉल्व हुए हैं तो sp3 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ है, sp3। तो इस तरीके से होता है, ये है हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बताया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो ये बताया गया था कि डिसिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल और डिसिमिलर शेप वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होकर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन ने बताया कि डिसिमिलर ऑर्बिटल अगर हैं सेम एटम के डिसिमिलर ऑर्बिटल अगर हैं तो वो डिसिमिलर ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप इंटरमिक्स होते हैं। पहले इंटरमिक्स होने के बाद उन सब की एनर्जी सिमिलर हो जाती है और सिमिलर होने के बाद उन सब की शेप भी सिमिलर हो जाती है। अब जब इनकी शेप और इनकी एनर्जी सिमिलर हो जाती है तब ये जाके क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। विदाउट सिमिलर शेप और विदाउट सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो वीबीटी की सारी लिमिटेशंस हाइब्रिडाइजेशन ने क्या कर दी, रिमूव कर दी। इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो आप ऐसे समझिए कि आपके पास 4 लड्डू हैं और 4 लड्डू में एक तो है तिल का लड्डू, वो तिल से बना हुआ है, और 3 लड्डू हैं आपके पास मोतीचूर के बूंदी वाले लड्डू, ठीक है। जैसे कि ये S है तिल का लड्डू और ये जो 3 P थे ये हैं मोतीचूर के लड्डू, ठीक है, बूंदी वाले मोतीचूर के लड्डू आपने देखे होंगे येलो वाले, है ना। तो ये वो हैं। अब क्या होगा कि इन चारों लड्डू को मैंने फोड़ दिया, मैंने ऐसे क्या कर दिया, फोड़ दिया, चारों को फोड़ के और दोबारा सबको, इसको भी और इनको भी मिक्स कर दिया। इनको मिक्स करने के बाद दोबारा
4 लड्डू बनाए, 4 लड्डू के मटेरियल से वापस 4 लड्डू ही बनाए। लेकिन इस बार क्या किया, 3 मोतीचूर के और एक ये तिल वाला लड्डू आपस में पहले फोड़ दिया और अच्छे से मिक्स करके फिर 4 लड्डू वापस उसी शेप और साइज के बना दिए। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब मैं कहूँ कि इस लड्डू में भाई तिल, ये तिल वाला लड्डू है, तो आप कहोगे नहीं, इट इज़ अ मिक्सचर, इट इज़ अ मिक्सचर किसका, तिल और मोतीचूर का। ये वाला तिल और मोतीचूर का मिक्सचर, ये वाला, ये वाला। तो यानी क्या हुआ, इन सब में अब तिल और मोतीचूर का अमाउंट सिमिलर हो गया और इनकी एनर्जी भी सिमिलर हो गई। यही काम हमने यहाँ करा कि एक एस का लड्डू था, 3 पी के लड्डू थे, 3 पी के एक से लड्डू थे और एक एस का अलग से लड्डू था। उन सबको आपस में फोड़ा और चूरा करके फिर दोबारा 4 लड्डू बना दिए सिमिलर एनर्जी और सिमिलर शेप वाले। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन से क्या डिसाइड होता है। तो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करता है किसी मॉलिक्यूल की सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ज्योमेट्री को डिसाइड करता है। किसी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री आएगी वो दैट इज ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन आती है। हाइब्रिडाइजेशन होप्स आपने ये डेफिनेशन भी कवर कर ली होगी और ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन को करने से पहले हमें कुछ हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए ताकि हम हाइब्रिडाइजेशन को बहुत अच्छे से कवर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कहता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कहता है ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज एंड belonging to same atom or ion hybridized, atom or ion hybridized। इस लाइन का मतलब क्या है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ओनली ऑर्बिटल इज ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी, यानी वो ही ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। जैसे मैंने अभी कहा 2s और 2p, क्योंकि ये एक ही शेल के हैं, सेकंड शेल में s होता है और सेकंड शेल में p होता है, तो नो डाउट इनकी एनर्जी में डिफरेंस होता है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस होता है। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि 2p और 4p को आपस में हाइब्रिडाइज, तो 2p और 4p में बहुत ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस है, तो वो ही ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं और हाइब्रिडाइज करते हैं जिनकी एनर्जी में ऑलमोस्ट क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है एनर्जी का। ठीक है, और वो एक ही एटम के होने चाहिए। वो दोनों ऑर्बिटल किसके होने चाहिए, एक एटम के। जैसे अभी हमने देखा s और p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए, वो किसके थे, कार्बन के ही थे। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली इन ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट। हाइब्रिडाइजेशन में केवल ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में जो ओवरलैपिंग होती है या इंटरमिक्सिंग होती है वो केवल और केवल ऑर्बिटल्स की होती है, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होती। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में, फिर सुनिए, हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में केवल सेंट्रल एटम, जैसे हमने देखा था कि CH4 के मॉलिक्यूल में केवल कार्बन के ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल ही ओवरलैप होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन में या फिर इंटर मिक्सिंग में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि हमेशा हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का निकाला जाता है, सराउंडिंग एटम्स का नहीं निकाला जाता है। मैं कहूँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो आप कुछ निकाल के बताओगे अभी सीखने के बाद, लेकिन मैं कहूँ हाइड्रोजन का क्या होगा तो हाइड्रोजन का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। सराउंडिंग एटम का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, क्योंकि सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल ही ओवरलैप करते हैं। यह है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल is almost similar to the new
formed orbital, new formed orbitals, new formed orbital, the number of hybrid orbital is almost similar to the, ऐसे कर लेते हैं तो is almost similar to the orbitals mixed, orbital mixed during hybridization, mixed during hybridization। यानी इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक s का और 3 p के डिसिमिलर एनर्जी वाले, फर्स्ट p सेकंड p और ये y z एक्सिस पर थर्ड p, ठीक है, और एक s, तो जितने ऑर्बिटल डिसिमिलर एनर्जी वाले आपस में इंटरमिक्स होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं सिमिलर एनर्जी वाले। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कौन इन्वॉल्व हुआ, एक s और 3 p, तो कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे, एक s और 3 p, यानी 4 डिसिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए हैं, तो नए ऑर्बिटल कितने मिलेंगे, 4 नए ऑर्बिटल कितने मिलेंगे, 4। कैसे, वो अभी मैंने आपको दिखाया था। और हाइब्रिड, नए ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, तो सबकी सिमिलर शेप होती है, और हाइब्रिड होने के बाद यानी हाइब्रिडाइजेशन के बाद शेप ऐसी हो जाती है, एक साइड में लोब बड़ा हो जाता है, दूसरी साइड में लोब छोटा हो जाता है। तो हमें 4, अगर हमने 4 डिसिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कराए हैं तो 4 सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल ही मिलेंगे। अगर आप 5 कराओगे तो 5 मिलेंगे, 2 कराओगे तो 2 मिलेंगे। आती है बात समझ। तो ये लाइन, ये कैरेक्टरिस्टिक ये बताता है। होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब बारी आती है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या कहता है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। यानी ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद, इंटरमिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल्स बने हैं, ये हमेशा जब आपस में ओवरलैप होते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन में, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी ये 4 ऑर्बिटल अब आपस में ऐसे ओवरलैप होंगे कि जहाँ पर स्पेस में, वहाँ पर ओवरलैप होंगे जहाँ पर इनका रिपल्शन सबसे कम होगा। जैसे अगर ये 4 ऑर्बिटल है तो इन शॉर्ट ये स्पेस में कुछ इस तरीके से ओवरलैप होंगे, और जब ओवरलैपिंग जब होंगे तो हम ओवरलैपिंग में जो छोटा वाला लोब है ना, ये भी नहीं दिखाते हैं। तो ये 4 ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से ओवरलैप हो जाएंगे स्पेस में, जहाँ पर इन पर क्या होगा, सबसे कम रिपल्शन होगा, ठीक है। और चारों ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक एक, तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ये है, इस ऑर्बिटल में भी ये है और इस ऑर्बिटल में भी ये है। ये है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में वहाँ जाकर स्टे करेंगे जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर रिपल्शन कम होगा, ठीक है। और सपोज करो CH4 का कंसेप्ट था, तो हमने देखा कि पहले हमने इंटरमिक्स कराए कार्बन के एक s और 3 p ऑर्बिटल, एक s कराया 3 p कराए, तो हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलेंगे, जब एक s इन्वॉल्व हुआ तो s और 3 p हुए तो sp3। तो एक्चुअल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp3। तो जितने s और जितने p के ऑर्बिटल आपस में इन्वॉल्व होते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक s का हुआ था इंटरमिक्स तो हमने s लिख दिया, 3 p के हुए तो हमने लिख दिया p3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3, और ये ऐसे शेप में आ गए। अब क्या होना था, 4 ऑर्बिटल आने थे, किसके, s के, हाइड्रोजन के। पहले हाइड्रोजन का s की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। हमने कहा सेंट्रल मेटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होती है, सराउंडिंग के बीच में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, तो वो तो स्फेरिकल ही रहेगा। तो आया एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके एक बॉन्ड यहाँ बना लिया, सेकेंड वाला हाइड्रोजन आया उसने यहाँ बना लिया, नेक्स्ट वाला आया उसने यहाँ बना लिया, और नेक्स्ट वाला आया उसने यहाँ बना लिया। और जब इन्होंने बॉन्ड बना लिया तो उसके बाद इनकी एक फिक्स ज्योमेट्री मिलकर आई, और ये जो ज्योमेट्री थी, ये क्या ज्योमेट्री थी, जब हम इसको ऐसे आपस में मिला देंगे तो ये ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री डिसाइड होती है, और इंटरमिक्स होने के बाद ऑर्बिटल की एनर्जी सिमिलर हो जाती है, शेप भी सिमिलर हो जाती है, और वो स्पेस में ऐसे आपस में ओवरलैप करते हैं जहाँ पर क्या हो, रिपल्शन सबसे कम हो। और जब ये आपस में बॉन्ड इन्होंने बनाया तो कौन सा बॉन्ड बनाया, सिग्मा। पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन के इन्वॉल्वमेंट में, ये भी आपको पता होना चाहिए। होप आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, तो फिफ्थ पॉइंट कहता है
ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन पाई बॉन्ड formation, orbital involved is pi bond formation do not participate means पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन जब होता है तो वहाँ पर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, वो पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, वो पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज हैविंग लोअर एनर्जी। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी हमेशा कम होती है और सिमिलर हो जाती है। तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को सीखना। देखिए आप इसको, होप आपने ये देख लिया होगा। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल से कि हाइब्रिडाइजेशन में एग्जाम्पल क्या होते हैं। आप इसको वीडियो के साथ बने रहिए, आप वीडियो को देखते रहिए और तब तक हम इसके बाद लास्ट में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल बाय ट्रिकी वे, यानी ट्रिक से कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। लेकिन पहले हम एकेडमिक लेवल पर कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। मैं थोड़ा सा इसको दो पार्ट में बांट लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की जब बात होती है बच्चों, तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास फर्स्ट टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ टाइप का हम लोग डिस्कस करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और फिफ्थ टाइप का जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इन सारे टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन हम वन बाय वन इधर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ ज्योमेट्री और यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की। तो ऑर्बिटल कौन कौन सा इन्वॉल्व होगा, एक s का ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और एक p का ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। एक s का ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और एक p का ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। यानी दो ऑर्बिटल डिसिमिलर एनर्जी और डिसिमिलर शेप वाले आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे और दो नई एनर्जी, दो ऑर्बिटल बनेंगे नए, दो सिमिलर एनर्जी वाले। और जब वो स्पेस में बॉन्ड बनाएंगे यानी ओवरलैपिंग करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहेंगे। तो पहला ऑर्बिटल ये रहा और दूसरा ऑर्बिटल आपस में स्टे करेगा ऐसे, यानी एक दूसरे से ऐसे। और ये एंगल कितना होगा एक्चुअल में 180 डिग्री। और ये जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी, ज्योमेट्री क्या आएगी, लीनियर। और इसका एग्जाम्पल होगा BeF2 BeCl2 टाइप का। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, स्टार्टिंग में एक दो एग्जाम्पल से समझाऊंगा, उसके बाद तो आपको सारी बातें अपने आप ही क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। BeF2 देखिए बेरिलियम्स, मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन केवल और केवल सेंट्रल एटम पर होता है। तो हमने सेंट्रल एटम को लिया पहले और सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 4 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2, ठीक है। आउटर मोस्ट वाले इन्वॉल्व होता है हमेशा पार्टिसिपेटिंग में। तो ग्राउंड स्टेट क्या है कि ग्राउंड स्टेट में 2s ऑर्बिटल है, लेकिन जब सेकंड शेल में एंट्री हो गई है इलेक्ट्रॉन की तो सेकंड शेल में p भी होगा। लेकिन सेकंड शेल में p होता है, लेकिन अभी वो क्या है, ब्लैंक, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन 2s में है। अब आप खुद देखिए ओवरलैप किसे करना है, यानी कौन बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा तो आप देखिए फ्लोरीन के पास, अगर मैं यहाँ साइड में फ्लोरीन का भी कंसेप्ट दिखाऊं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2 2s2 2p5 आउटर मोस्ट शेल ये है 2s और ये है 2p
और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी p के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, यहां पर अगर इस f को इस बेरिलियम के साथ बॉन्ड बनाना है तो इस बेरिलियम के पास भी अनपेयर्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए, और अभी यहां नहीं है। लेकिन एक फ्लोरीन को नहीं बनाना है, फ्लोरीन को बनाना है दो फ्लोरीन है हमारे पास, तो दूसरे फ्लोरीन का भी कॉन्फ़िगरेशन ये होगा और दूसरे फ्लोरीन के अंदर भी यही सिचुएशन होगी, और वो भी बेरिलियम के साथ ऐड होना चाहता होगा, वो भी बेरिलियम के साथ ऐड होना चाहता होगा। तो यहाँ पर 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और यहाँ एक भी हाफ फील्ड नहीं है, तो 2 हाफ फील्ड को 2 हाफ फील्ड इसके चाहिए ऑर्बिटल। तो क्या होगा, बेरिलियम क्या करेगा, बेरिलियम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन जंप करा देगा यहाँ पर। जब वो एक इलेक्ट्रॉन जंप करा देगा तो 2s हाफ फील्ड हो गया और 2p का एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, लेकिन ये 2s का है और ये 2p का है, ये 2s का है और ये 2p का है, दोनों की एनर्जी डिसिमिलर है, और डिसिमिलर वाले इनके साथ कैसे ओवरलैप करेंगे, क्योंकि इनकी तो ये भी p का है, ये भी p का है, इन दोनों की तो एनर्जी सिमिलर है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी तो डिसिमिलर है। तो क्या होगा, तो फिर यहाँ होगा हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, एक s और एक p का, और हमने कहा था हाइब्रिडाइजेशन केवल सेंट्रल एटम का होता है, तो सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। 2 ऑर्बिटल डिसिमिलर वाले आपस में हाइब्रिडाइज्ड हुए और इन्होंने सिमिलर एनर्जी वाले 2 नए ऑर्बिटल फॉर्म कर लिए। अब इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, क्योंकि एक s और एक p दोनों इन्वॉल्व होकर इंटरमिक्स होकर एक नया ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है, तो इस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, sp, और इसे भी क्या बोलेंगे, sp, और जिसकी एनर्जी दोनों की क्या होगी, सिमिलर, और दोनों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो 2 नए ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से बन गए होंगे भाई, एक s का और एक p का ऐसे ओवरलैप हुआ होगा, इंटरमिक्स हुए होंगे आपस में, और इंटरमिक्स होने के बाद 2 नए सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल बन गए होंगे, और इसको क्या बोलेंगे, sp, और ये भी क्या है, sp, क्योंकि s और p की इंटरमिक्सिंग के बाद बने हैं सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो स्पेस में वहाँ जाकर रुकेंगे जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर रिपल्शन कम होगा। तो ये पहला ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से आएगा और दूसरा ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से आएगा, और इन दोनों ऑर्बिटल में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये बन गया, ये काम हो गया बेरिलियम का। अब फ्लोरीन को आना है, फ्लोरीन का ये वाला ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो आके यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और ये वाला फ्लोरीन आके यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो ये किसका ऑर्बिटल बन गया, देखिए अब आप देखिए, बेरिलियम के बीच में तो ये तो था बेरिलियम का ऑर्बिटल्स, और यहाँ क्या बना, एक बॉन्ड फ्लोरीन का यहाँ बन गया, एक फ्लोरीन का यहाँ बन गया, और एंगल आ गया 180 और शेप आ गई लीनियर। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हुआ। कब, यानी जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में इन्वॉल्व होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। क्या हाइब्रिडाइजेशन आया, sp, इस हाइब्रिडाइजेशन को बोलेंगे sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल होता है BeF2 BeCl2, ज्योमेट्री होती है लीनियर। ठीक है, ये होता है। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखिए आप इसको एक बार एक और एग्जाम्पल से बात करते हैं। चलिए इसको रब करता हूँ। अब हमने sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल देख लिया, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल, वो कौन सा है, sp2। यानी sp2 में क्या होगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक ऑर्बिटल होगा s का इन्वॉल्व और 2 ऑर्बिटल होंगे p के इन्वॉल्व, p के 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। p के कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, 2। अब जब एक s का और 2 p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं तो ये 3 ऑर्बिटल बनाएंगे नहीं, और ये 3 ऑर्बिटल स्पेस में कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, छोटे वाले लोब को मैं नहीं दिखा रहा हूँ, तो ये 3 इस तरीके से अरेंज होते हैं, और इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों BCl3। कैसे होता है तो वो करके देखते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। BCl3 में सेंट्रल मेटल बोरोन है, एटम बोरोन है, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, यानी ग्राउंड स्टेट कहती है कि 2s। अब आप कहेंगे 1s क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो 1s तो अंदर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन है, और पार्टिसिपेटिंग कौन करते हैं बॉन्डिंग में, हमेशा हमेशा आउटर मोस्ट वाली शेल। तो ये है आउटर मोस्ट वाली शेल, इसलिए 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 2p का, 2p में 3 होते हैं लेकिन है कितना, एक ही, तो ये हो गया 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। अब 3 Cl को आना है, 3 Cl को आने के लिए 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए,
3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए और ऑर्बिटल है केवल एक अनपेयर्ड। भाई बोरोन के साथ कितने Cl अटैच होने हैं? 3, यानी 3 बॉन्ड बनेंगे Cl के। तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बोरोन के पास भी तो होने चाहिए। बोरोन के पास तो केवल एक है, तो ये तो एक ही बॉन्ड बना पा रहा है इस कंडीशन में। तो क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जंप कराकर यहाँ भेजेगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जंप कराएगा तो ये 2s का हाफ फिल्ड रेडी हो गया और 2p के 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल रेडी हो गए। तीसरा तो हमें मतलब ही नहीं है, वो तो खाली था। अब ये 3 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? डिसिमिलर। तो ये आपस में क्या होंगे? इंटरमिक्स, यानी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। जब ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो एक s का है और 2 p के ऑर्बिटल हैं जो इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो जब ये इंटरमिक्स होंगे तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? एक s और 2 p इन्वॉल्व हुए हैं तो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे, सिमिलर एनर्जी और सिमिलर शेप वाले। ये बन गए 3। और इन ऑर्बिटल को कैसे लिखेंगे? जब इनकी एनर्जी सिमिलर है तो इनको एक साथ लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? एक s इन्वॉल्व हुआ है और यहाँ 2 p इन्वॉल्व हुए हैं, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और जब ये स्पेस में आकर ये तीनों आपस में ओवरलैप होकर स्पेस में रुकेंगे तो वहाँ रुकेंगे जहाँ रिपल्शन सबसे कम होगा, तो ये इस पोजीशन में रुकेंगे। और इनके पास क्या है? एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने दिखा दिया यहाँ पर। एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने कहाँ दिखा दिया? यहाँ पर। अब Cl आना है। Cl 3 Cl आने हैं और एक Cl के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 7। उसको 8 करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग करके यहाँ ओवरलैप करेगा। एक और p का है तो p ऑर्बिटल इसका यहाँ ओवरलैप करेगा, इसका भी p ऑर्बिटल यहाँ पर ओवरलैप करेगा और इसका भी p ऑर्बिटल यहाँ पर ओवरलैप करेगा। पिछली बार s बनाया था, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के केस में s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा था हाइड्रोजन का। लेकिन Cl क्लोरीन के केस में देखिए ना आप, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। और 3p5 का मतलब 3s फुलफिल्ड है, ये 3s है और ये 3p है और 3p में 5 है, तो p इन्वॉल्व हो रहा है। और p की शेप कैसी होती है? डंबल की। तो डंबल शेप बनाई ना हमने। ये p, ये किसका p इन्वॉल्व हो रहा है भैया? ये Cl का p इन्वॉल्व हो रहा है। एक पहले Cl का p यहाँ इन्वॉल्व हुआ, दूसरे Cl का p यहाँ इन्वॉल्व हुआ एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और तीसरे Cl का p यहाँ इन्वॉल्व हुआ एक इलेक्ट्रॉन के साथ। और ये शेप एक्चुअल में क्या बन गई? देखिए आप, ट्रायगोनल बन के आया, तो इसको बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर यानी ज्योमेट्री क्या आई हमारी? ट्रायगोनल प्लेनर। तो इस तरीके से जब एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में इन्वॉल्व हुए तो 3 नए सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल बने, जिसको बोला sp2। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में इन्वॉल्व होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अब आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं sp2 के बाद, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मतलब फिर मैं एग्जाम्पल से नहीं, फिर मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। sp3 यानी क्या होगा? एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होने हैं, px py pz, और 4 नए ऑर्बिटल बनने हैं। जब ये इंटरमिक्स करेंगे तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। 4 नए ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? सिमिलर एनर्जी वाले ऐसे। थोड़ा जगह कम है, लो चौथा यहाँ बना देता हूँ। और ये आपस में क्या होंगे? ये ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे? अब ओवरलैप होंगे, और ओवरलैप होने के बाद कहाँ रुकेंगे? स्पेस में जाके, जहाँ पर रिपल्शन सबसे कम होगा। तो मैं छोटा लोब, तो ये वाला छोटा लोब नहीं दिखा रहा हूँ। पहला ऑर्बिटल ये हुआ, दूसरा ऑर्बिटल ये हुआ, थर्ड ऑर्बिटल ये हुआ और फोर्थ ऑर्बिटल ये हुआ। और सारे ऑर्बिटल्स में क्या होगा? आप देखिए ना, अगर मैं sp3 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो CH4 अभी पीछे भी करा था स्टार्टिंग में। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये होगा इसका 2s। ग्राउंड स्टेट में हम कह रहे हैं ये है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये है 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं? 4। अनपेयर्ड ऑर्बिटल कितने हैं कार्बन के पास? 2। तो 4 करने पड़ेंगे। तो 4 करने के लिए एक्साइट करा देगा यहाँ पर, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। ये 2s हाफ फील्ड हो जाएगा और ये 2p भी 3 हाफ फील्ड हो जाएंगे। लेकिन हाफ फील्ड होने के बाद इनकी एनर्जी क्या है? डिसिमिलर। तो ये आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? एक s और 3 p के इन्वॉल्व हो रहे हैं,
है ना, ये 3p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक s और 3p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे सिमिलर एनर्जी वाले। और इन 4 ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, क्योंकि एक s और 3p इन्वॉल्व हुए हैं तो इसको बोलेंगे sp3 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 और sp3। और ये किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जब 4 ऑर्बिटल की शेप इस तरीके की आ जाएगी तो ये 4 ऑर्बिटल स्पेस में कुछ ऐसी जगह रुकेंगे जहाँ रिपल्शन कम होगा, और ये यहाँ रुक गए। और इनके पास जो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ये रहा। अब क्या होगा, 4 हाइड्रोजन को आना है और चारों हाइड्रोजन के पास क्या है 1s1, यानी एक s के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन के पास इसी तरीके की सिचुएशन होगी। तो पहला हाइड्रोजन आके ओवरलैप यहाँ कर जाएगा, दूसरा यहाँ कर जाएगा, तीसरा थर्ड यहाँ करेगा और फोर्थ यहाँ करेगा, और एक शेप बनकर आएगी जिस ज्योमेट्री को हम बोलेंगे क्या, टेट्राहेड्रल। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जाम्पल हो गया CH4, एग्जाम्पल हो गया CH4 और शेप हो गई या ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि जब एक s एक p इन्वॉल्व होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और शेप होती है लीनियर। जब एक s और 2p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। और एग्जाम्पल होता है BCl3। जब एक s और 3p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो 4 नए ऑर्बिटल बनते हैं और उसको क्या, हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोला जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और शेप जो ज्योमेट्री बनकर आती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ठीक, तो अब एग्जाम्पल से नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा आपको कवर करके बताता हूँ कि अगर एक s और कितने 3p और एक d इन्वॉल्व हो जाए, यानी s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के वैसे 5 होते हैं, लेकिन हम किस में कितने इन्वॉल्व करा रहे हैं, केवल और केवल एक ऑर्बिटल। तो एक s 3p और एक d का ऑर्बिटल अगर आपस में इंटरमिक्स करता है तो कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नए ऑर्बिटल बनेंगे। और उन 5 नए ऑर्बिटल जो बनेंगे इंटरमिक्सिंग करने के बाद सिमिलर एनर्जी वाले, तो इन 5 की एनर्जी सिमिलर होगी, इसलिए इनको ऐसे दिखा रहे हैं इक्वल। एक s p के कितने हैं 3, तो sp3, d का कितना है 1, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो चलिए मैं इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं बच्चों PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जब आप लेते हो तो एटॉमिक नंबर होता है 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3, यानी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ये बना 3s2 3p3। अब 3s यानी इसकी ग्राउंड स्टेट में s में 2 हैं, 3p ग्राउंड स्टेट में 3p है या 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि थर्ड शेल स्टार्ट हो गई है और हमें पता है थर्ड शेल में d भी होता है जो कि ब्लैंक होगा, इस समय खाली पड़ा होगा लेकिन होता तो है, प्रेजेंस तो होती है, तो 3d भी बना दिए। अब हुआ क्या कि फॉस्फोरस के साथ कितने क्लोरीन ऐड होने हैं 5, और कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल है हमारे पास केवल 3, तो 3 क्लोरीन ऐड हो सकते हैं, लेकिन हमें 5 कराने हैं। तो 5 कराने के लिए क्या होगा, ये एक्साइट होगा और एक्साइट होकर ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कराएगा, d में। तो एक्साइटेड स्टेट में 3s हो गया हाफ फील्ड, 3p हो गया, तीनों 3p हो गए हाफ फील्ड, और एक d का ऑर्बिटल भी हो गया हाफ फील्ड। ठीक है, अब क्या होगा कि लेकिन इन सब की एनर्जी डिसिमिलर है और वहाँ Cl तो Cl पांचों Cl की एनर्जी सिमिलर है, तो सिमिलर एनर्जी वाले सिमिलर एनर्जी के साथ ओवरलैप करेंगे। तो इनको क्या कराना पड़ेगा, इनको हाइब्रिडाइजेशन कराना पड़ेगा और इनकी एनर्जी सिमिलर करनी पड़ेगी। तो जब ये हाइब्रिडाइज होंगे, कितने ऑर्बिटल हुए हैं भैया हाइब्रिडाइज, यहाँ पर एक s, p के कितने हुए हैं 3, तो हमने लिख दिया sp3, और d का कितना हुआ है केवल 1, तो d। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलेंगे sp3d, और ये 5 ऑर्बिटल बन गए सिमिलर एनर्जी वाले। और इन पांचों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 1। और अब क्या होगा, अब 5 Cl आकर यहाँ ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और बन जाएगा PCl5। अब PCl5 कैसे बनता है तो वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। PCl5 अगर देखें तो PCl5 में 5 ऑर्बिटल बनने हैं, 3 ऑर्बिटल एक प्लेन पर रहते हैं, यानी 3 ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूँ, सपोज करते हैं ये एक हमारा प्लेन है,
प्लेन का मतलब ये ब्लैक बोर्ड ऐसी का ऐसी समझिए। इस पर एक ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा ऑर्बिटल ये रहा और तीसरा ऑर्बिटल ये रहा, और इन तीनों के बीच में कितना 120 का एंगल, यहाँ भी 120 और यहाँ भी 120। तीन ऑर्बिटल तो ऐसे अरेंज हो गए। जो दो ऑर्बिटल आते हैं, एक ऑर्बिटल ऐसे आता है, ऐसे जुड़ता है, और एक ऑर्बिटल ऐसे जुड़ता है। आप शेप यहाँ साइड में मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब इन पांचों ऑर्बिटल हमने बना दिए सिमिलर एनर्जी वाले, और पांचों के पास क्या है, एक एक अनपेयर्ड। अब क्या होगा, Cl का आएगा एक एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ओवरलैप होता चला जाएगा। पांचों Cl यहाँ ओवरलैप हो जाएंगे और बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन Cl के पास है क्या, P, तो P ओवरलैप होगा, ये ध्यान रखना है आपको, वरना आप कुछ भी लो, P ओवरलैप होगा, है ना। तो इस तरीके से, और अगर मैं इसकी ज्योमेट्री को मिलाता हूँ तो ये फाइनलाइज ज्योमेट्री जो बनकर आती है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, क्योंकि एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है इसलिए, और एग्जाम्पल हो गया PCl5। होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद बारी आती है बच्चों किसकी, बारी आती है नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें हम क्या करेंगे, जब एक s को इन्वॉल्व कराएंगे, 3 p ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कराएंगे, ठीक है, p के, और 3 p हैं और क्या है, 2 d आपस में ओवरलैप कर जाएं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल होता है सल्फ़र। मैं यहीं बना देता हूँ। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है, और एग्जाम्पल लेंगे हम SF6। एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3p4। ग्राउंड स्टेट में ये सिचुएशन रहने वाली है। एक्साइटेड स्टेट के लिए हमें कितने F बॉन्ड बनाएंगे, 6, तो हमें 6 अनपेयर्ड चाहिए, हैं कितने, केवल 2। तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा यहाँ पर, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, ये जब यहाँ पहुँचा तो ये तो यहाँ पहुँच गया और ये वाला यहाँ पहुँच गया, तो 6 अनपेयर्ड हो गए। अब जब 6 अनपेयर्ड हो गए लेकिन सबकी एनर्जी डिसिमिलर है, तो ये आपस में क्या करेंगे, इस बार 6 आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। 6 आपस में हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, एक S इन्वॉल्व हो रहा है, 3 P इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इस बार 2 D भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो 3 और 2 5 और एक 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे, और उनको क्या नाम देंगे, एक S, 3 P और 2 D। तो क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3d2। यानी इस बार 6 ऑर्बिटल आपस में इन्वॉल्व होंगे और नए ऑर्बिटल जो बनेंगे वो 6 बनेंगे, और इनको क्या नाम देंगे, sp3d2। 6 अनपेयर्ड आ गए। अब 6 फ्लोरीन यहाँ पर आकर बॉन्ड बना लेंगे। अब ये 6 अनपेयर्ड स्पेस में कैसे रुकते हैं तो वो समझिए। ये हमारा एक प्लेन है सपोज करते हैं, और इस प्लेन पर एक ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से, एक ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से, एक ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से, और एक ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से, और 2 ऑर्बिटल ऐसे ऊपर से और एक नीचे से। जब ये शेप बनकर आती है तो इस शेप को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। और ये 6 के 6 ऑर्बिटल किसके हैं, सल्फर के, और सबके पास क्या है, एक एक अनपेयर्ड, एक एक अनपेयर्ड, और एक एक अनपेयर्ड है तो फ्लोरीन के पास भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक फ्लोरीन यहाँ आएगा, एक फ्लोरीन यहाँ आएगा, एक फ्लोरीन यहाँ आएगा, एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। और कैसे मॉलिक्यूल बन जाएगा, S F F F F F और F। तो दिस इज द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। शेप होगी यानी ज्योमेट्री होगी कैसी, ऑक्टाहेड्रल, और एग्जाम्पल होगा SF6। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं आगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैं देख रहा हूँ वीडियो का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ इसकी ट्रिक भी समझाऊंगा तो टाइम पीरियड और बढ़ जाएगा। तो मैं इसकी ट्रिक के लिए एक नई वीडियो अलग से ट्रिक की, हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिकी वे में, ये तो लॉन्ग मेथड था, ट्रिकी वे में कैसे फाइंड किया जाता है वो हम लोग कवर कर लेंगे। और आपको अब सर्च करना है ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन बाय मयंक नागपाल, या फिर आप सर्च कर सकते हैं ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन बाय इंस्पायर फॉर यू यानी चैनल के नाम से, या फिर आप मेरे नाम से यानी ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन बाय मयंक नागपाल से अगर आप सर्च करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक की मिल जाएगी। क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा तो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो रहा है।
ठीक है। आपको ट्रिक की वीडियो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, वो जो कि 15 से 20 मिनट की होगी, छोटी सी होगी, 15 से 20 मिनट या फिर उससे भी कम टाइम पीरियड में हो जाएगी, और आप ट्रिकी वे में भी और लॉन्ग मेथड से भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।